नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। गुजरात के धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड ने ओवरबर्डन से बेहद कम मूल्य पर रेत का उत्पादन करने वाली विशिष्ट पहल की शुरुआत की। संसदीय समिति ने लघु व्यवसायों की सहायता के लिए नए आर्थिक पैकेज की आवश्यकता प्रकट की। संसद द्वारा नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया गया। गंगा बेसिन में शहरों को जल संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण के लिए पहल का शुभारंभ किया गया। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा गुजरात के धोलावीरा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 40 तक पहुंच गई है। धोलावीरा भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा प्रथम स्थल है जिसे ये दर्जा प्रदान किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी केंद्र धोलावीरा के बारे में। ये गुजरात के कच्छ के रण में खादिर बेट नामक एक द्वीप पर स्थित है। ये सर्वाधिक संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है। इसमें एक दुर्गीकृत शहर और एक शवाधान स्थल शामिल है। 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच धोलावीरा एक नगर के रूप में बसाया गया था। यहाँ पर मन का प्रसंस्करण कार्यशालाओं सहित विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों जैसे तांबा, खोल, पत्थर, अर्धकीमती पत्थरों के आभूषण, टेराकोटा और स्वर्ण आदि पाए गए हैं। हड़प्पा कालीन अन्य नगरों के साथ साथ मेसोपोटामिया और ओमान प्रायद्वीप के नगरों के साथ भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात नगरीय सभ्यता है। इसका नाम हड़प्पा नामक उस स्थल के नाम पर रखा गया है जहां इस अनूठी संस्कृति की सबसे पहले खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो एक अन्य प्रमुख स्थल है जहां विशाल स्नानागार, एक समान इमारतें, तौल के बाट, ढकी हुई नालियां आदि पुरावशेष पाए गए हैं। अगली खबर खनिज संसाधन से। कोल इंडिया लिमिटेड ने ओवरबर्डन से अत्यंत कम मूल्य पर रेत का उत्पादन करने वाली विशिष्ट पहल की शुरुआत की है। ये कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किया गया 5 वर्ष का रोड मैप है। इससे न केवल ओवरबर्डन से रेत उत्पादन के लिए रेत गाद और अवैध रेत खनन के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने में सहायता मिलेगी, बल्कि निर्माण कार्य के लिए सस्ती रेत प्राप्त करने का भी एक विकल्प प्राप्त होगा। कोयले के खुले खनन के दौरान कोयले की परत के ऊपरी स्तर को ओवरबर्डन के रूप में जाना जाता है। इसमें मृदा, जलोढ़ रेत और समृद्ध सिलिका सामग्री से युक्त बलुआ पत्थर मिश्रित होते हैं। भूमि के नीचे कोयले की खोज करने और उसका निष्कर्षण करने के लिए ओवरबर्डन को हटाया जाता है। कोयले का निष्कर्षण पूर्ण होने के बाद खदान को भरने और भूमि को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए ओवरबर्डन का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार चीन और भारत विश्व स्तर पर शीर्ष 2 ऐसे देश हैं जहां अवैध रेत खनन एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन गई है। रेत के निष्कर्षण से प्रदूषण, बाढ़, जलभृतों के स्तर में गिरावट, पारिस्थितिक पर्यावासों का विनाश और बार बार सूखा जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। रेत भारत में एक गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे राज्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के एक अध्ययन में ये अनुमान लगाया गया है कि शहरी भारत में रेत की वार्षिक मांग 60 मिलियन मीट्रिक टन है। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार ने इस दिशा में क्या उपाय किए हैं। सरकार ने संधारणीय रेत प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 जारी किए हैं। रेत खनन फ्रेमवर्क 2018 लागू किया गया है। रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी संबंधी दिशा निर्देश भी लागू किए गए हैं। सीमेंट उत्पादन और निर्माण गतिविधियों में फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय नीतियों के माध्यम से विनिर्मित रेत यानी एम सैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। संसदीय समिति ने लघु व्यवसायों की सहायता के लिए नए आर्थिक पैकेज की आवश्यकता प्रकट की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने वाली संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज अपर्याप्त है। इस दौरान किए गए उपाय तत्काल राहत के रूप में मांग उत्पन्न करने के लिए नकदी प्रवाह में सुधार की बजाय केवल ऋण लेने के विकल्प मात्र हैं। साथ ही ये उपाय दीर्घकालिक परिणामों पर आधारित
बाधित प्रतीत हो रहे हैं, जबकि इस संकट काल में शीघ्र परिणाम देने वाले उपायों की आवश्यकता है। आइए अब आपको बताते हैं इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। एमएसएमईज द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों में ऋण सुविधाओं और कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता, उच्च अनौपचारिकता, निम्न वित्तीय लचीलापन, कच्चे माल की उपलब्धता आदि शामिल है। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, भुगतान में विलंब और महामारी के दौरान वैश्विक मंदी ने उन पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किया है। इस अध्ययन में कई अनुशंसाएं भी की गई हैं, जैसे मांग, निवेश, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के उद्देश्य के लिए एक व्यापक आर्थिक पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए। एमएसएमई क्षेत्र को वास्तविक क्षति का आकलन करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक रोजगार कार्यालय की स्थापना की व्यवहार्यता का विश्लेषण करके एक नई राष्ट्रीय रोजगार नीति पर विचार किया जा सकता है। लंबित भुगतान के विरुद्ध कठोर प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। एक नए उद्यम पंजीकरण पोर्टल के शुभारंभ के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं भारत में एमएसएमईज के महत्व के बारे में। ये देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% तथा कुल निर्यात में लगभग 40% का योगदान करते हैं। साथ ही ये देश भर में लगभग 110 मिलियन लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। भारत में लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं। संसद द्वारा नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया गया। ये विधेयक प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 को प्रतिस्थापित करके सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, तकनीकी विकास और भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को कई कानूनों के अंतर्गत शामिल करता है, जिनमें शामिल हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी 1974 और दूसरा है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज मैरीटाइम बॉयज सिस्टम। आइए अब बताते हैं इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ये परस्पर संवादात्मक पोत परिवहन सेवाओं सहित समुद्री नौचालन की अत्याधुनिक तकनीकों के आधार पर नौचालन के लिए एवं पोत पर सहायता को परिभाषित किया गया है। नौचालन के लिए सहायता से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को परामर्श देने के लिए नौचालन के लिए सहायता के लिए महानिदेशक और केंद्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत द्वीप स्तंभ और द्वीप पोत महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स समुद्री नौचालन के लिए सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक, सांस्कृतिक और पर्यटन उद्देश्यों के लिए द्वीप स्तंभों के विकास में सहायता करते हुए नौचालन में सहायक किसी भी द्वीप स्तंभ को धरोहर द्वीप स्तंभ के रूप में नामित किया जाएगा। ये नौचालन में किसी भी प्रकार की सहायता में सौदेश्य बाधा उत्पन्न करने या क्षति पहुंचाने के लिए किए गए अपराधों के लिए जुर्माना और दंड निर्धारित करता है। नौवहन और पोत यातायात सेवा के लिए किसी भी सहायता के संचालन के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्रदान किया जाएगा। प्रकाश स्तंभों का निर्माण तटवर्ती या समुद्र तल पर समुद्री तटीय नौवहन नाविकों को जोखिम की चेतावनी देने, उनकी अवस्थिति की जानकारी लेने और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता के लिए किया जाता है। गंगा बेसिन में शहरों को जल संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण के लिए पहल का शुभारंभ किया गया। इसे विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के सहयोग से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आरंभ किया गया है। ये पहल एक जल संवेदनशील शहर जल चक्र के समग्र प्रबंधन के विचार पर आधारित है। इस अवधारणा के अंतर्गत बाढ़ के जोखिम को कम करते हुए और अभिग्राही जलमार्गों की रक्षा और बेहतर रखरखाव करते हुए जलापूर्ति एवं स्वच्छता की बुनियादी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ये एनएमसीजी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य नमामि गंगे मिशन का राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख शहरी मिशनों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना है, जिसमें कि अमृत और स्मार्ट सिटी भी शामिल है। नमामि गंगे कार्यक्रम अविरल धारा या निरंतर प्रवाह और निर्मल धारा सुनिश्चित करने के लिए गंगा बेसिन की सभी नदियों को शामिल करने वाला एक व्यापक नदी कायाकल्प कार्यक्रम है। इसे गंगा बेसिन के 3-4 प्रायोगिक शहरों में लागू किया जाना है। इसके अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र का दौरा, वेबिनार और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। आइए बात करते हैं एनएमसीजी के बारे में। ये सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी है। इसका कार्य राष्ट्रीय गंगा परिषद और अन्य संघ, राज्य और जिला समितियों के साथ पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन तथा गंगा नदी का कायाकल्प करना है।
आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के वित्त वर्ष 2022 के जीडीपी आउटलुक में कटौती की। अपनी नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने उपभोक्ता विश्वास में मंद बहाली का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक समृद्धि के अनुमान को अप्रैल के अनुमानित 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। वैश्विक समृद्धि पूर्वानुमान को 6% पर बनाए रखा गया है, जिसमें पिछले अनुमान के मुताबिक कोई बदलाव नहीं आया है। केंद्र और राज्यों सहित भारत का सकल राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 के 12.8% से कम होकर वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद के 11.3% पर रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022 में सकल ऋण से जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2021 के 79.4% से बढ़कर 90.1% होने का अनुमान है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी में निवेश संस्थाएं स्थापित करने के इच्छुक कई विदेशी वित्तीय संस्थानों ने भारत के वर्तमान में समाप्त द्विपक्षीय व्यापार निवेश समझौतों से संबंधित लंबित वार्ता के कारण निवेश रोक दिया गया है। वर्ष 2017 में सरकार ने 58 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार निवेश संधियों को समाप्त कर दिया था। एक आईएफएससी एक अपतटीय वित्तीय केंद्र है। ये मेजबान देश की वित्तीय प्रणाली से बाहर के ग्राहकों के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संपूर्ण देश में प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। भारत ने एक ऐसा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी गिफ्ट सिटी गांधीनगर के रूप में विकसित किया है। ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म श्वेत आधिपत्य और चरम दक्षिणपंथी हिंसक नागरिकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म यानी GIFCT ने उग्रवाद संबंधी सामग्री पर अपने प्रमुख डेटाबेस का विस्तार किया है। आइए अब आपको बताते हैं GIFCT के बारे में। ये एक गैर सरकारी संगठन है। इसे आतंकवादियों और हिंसक उग्रवादियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने से रोकने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2017 में फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और यूट्यूब द्वारा की गई थी। इस मंच की स्थापना सदस्य कंपनियों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने, प्रासंगिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने और छोटे प्लेटफॉर्म्स के साथ ज्ञान साझा करने के लिए की गई थी। नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक के प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नैनो यूरिया लिक्विड में नैनो आकार के नाइट्रोजन कण होते हैं। इन कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है और कणों की संख्या इसे अधिक प्रभावशाली बनाती है। इसका महत्व ये है कि यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% तक या उससे अधिक कम कर देता है। मृदा, वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार करता है और ये पारंपरिक यूरिया से सस्ता है। भारत NUL का व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। गैनीमेड वैज्ञानिकों ने पहली बार बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जलवाष्प के प्रमाण की खोज की है। इस खोज के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है। सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड में पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में अधिक जल है। हालांकि वहाँ का तापमान इतना ठंडा है कि सतह पर जल जम जाता है। अभी नासा का जूनो मिशन गैनीमेड और बृहस्पति की घनिष्ठ निगरानी कर रहा है। नौका रूस मॉड्यूल नौका, जिसका रूसी अर्थ विज्ञान है, रूस द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक अंतरिक्ष मॉड्यूल है। ये एक शोध सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूदा पिर्स मॉड्यूल को प्रतिस्थापित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक निम्न भूकक्षा में स्थापित एक अंतरिक्ष स्टेशन है। इसे वर्ष 1998 में लॉन्च किया गया था। इसमें भाग लेने वाली 5 अंतरिक्ष एजेंसियां हैं: नासा, रॉसकॉस्मोस रूस की, जाक्सा जापान की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी। ये भौतिक, वस्तुगत और अंतरिक्ष विज्ञान के साथ साथ सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के तहत मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक शोध करने में मदद करता है।
महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन 7827170170। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन आरंभ की है। इसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उपयोग 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की कोई भी महिला कर सकती है। आइए अब आपको बताते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय है। NCW महिला अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करता है और जरूरतमंद महिलाओं की कई तरह से मदद करता है, जैसे महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा द्वारा और शिकायतों के निवारण को सुगम बनाकर। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने कुवैत की राष्ट्रीय तेल कंपनी को कुवैत पर इराक के आक्रमण और अधिकार की क्षतिपूर्ति के रूप में 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। आपको बता दें कि इस इराकी आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही अमेरिका के नेतृत्व वाला खाड़ी युद्ध 1990-91 में हुआ था। वर्ष 1991 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत इराक ने क्षतिपूर्ति कोष के लिए अपने तेल निर्यात से आय का 1% हिस्सा अलग रखा था। सोहरा जिसे पहले चेरापूंजी कहा जाता था, मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित है। कभी पृथ्वी के सबसे नम स्थान के रूप में प्रसिद्ध इस क्षेत्र ने वनोन्मूलन और विकास के नाम पर वृक्षों की विवेकहीन कटाई के कारण अपने दर्जे का लोप कर दिया है। इसके दर्जे और लोप हो चुके गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने सोहरा में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया है। मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल्स के सहयोग से ये वनारोपण अभियान संचालित किया जाएगा। साथ ही सोहरा और आसपास के गाँव में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम भी आरम्भ की गई है। ट्यूनीशिया। हाल ही में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने आर्थिक परेशानियों और कोविड-19 से निपटने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर संसद को निलंबित कर दिया। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। ये एक उत्तर अफ्रीकी राष्ट्र है। इसके उत्तर एवं पूर्व की ओर भूमध्य सागर और सबसे दक्षिण में सहारा रेगिस्तान स्थित है। अरब मगरेब यूनियन का हिस्सा ट्यूनीशिया जीन अल अबिदीन बेन अली के विरुद्ध जैस्मीन क्रांति का मूल स्थल था। इसके कारण कई अन्य देशों में भी इस तरह की क्रांतियां हुई, जिन्हें अरब स्प्रिंग भी कहा जाता है। लालेश्वरी या लाल देद। माननीय राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में लाल देद का उल्लेख किया है, जिन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं को एक साथ लाने का मार्ग दिखाया था। लाल देद या लालेश्वरी अतीत, वर्तमान और भविष्य की दृष्टि के साथ कश्मीर की 14वीं सदी की रहस्यवादी कवयित्री थी। लाल वक्त के नाम से विख्यात उनके छंद कश्मीरी भाषा की सबसे शुरुआती रचनाएं हैं। उन्होंने पारंपरिक रहस्यवाद, लोकप्रिय भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।